क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक एरे के कंसेप्ट्स देखे थे। वन डायमेंशनल एरे हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर वन डायमेंशनल एरे के केस में मैंने आपको सिंपल एरे का एग्जांपल बताया था कि एरे में अपन कैसे क्या वैल्यू को सेट करते हैं, है ना। यूजर से वैल्यू कैसे गेट करते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, हमने वो देखा था। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में थ्योरी में देखा था, एरेज आर डायनेमिकली एलोकेटेड, है ना, कि एरेज क्या होता है, डायनेमिकली एलोकेट होता है। तो अब डायनेमिकली एलोकेटेड मतलब कि रन टाइम पर जिसको मेमोरी एलोकेट होती है, तो कैसे आप यूजर से वैल्यू गेट करके, है ना, साइज गेट करके आप एरे को कैसे क्या डिक्लेयर करते हो, वो कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था। तो मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स बताए थे, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का सम, सारे एलिमेंट्स का सम, है ना, फिर उसमें मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, रिवर्स करना, पैलिंड्रोम चेक करना, फिर दो एरे को अगर मुझे मर्ज करना है तो कैसे मर्ज करूंगा, तो वो कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे, है ना। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो फिर आज के सेशन में अपन जो देखने वाले हैं उसमें अपन ये देखेंगे कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर सर्च करना है तो अपन कैसे क्या सर्च कर सकते हैं, है ना। फिर उसमें क्या लिमिटेशन थे जिसकी वजह से बाइनरी सर्च का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, तो अपन बाइनरी सर्च का कंसेप्ट देख लेंगे। उसके अलावा अगर मुझे अपने एरे को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो अपन कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए सिलेक्शन सॉर्ट का कंसेप्ट होता है, अपन वो देख लेंगे। इसमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं सॉर्टिंग के, है ना, जैसे बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। तो वो फिर आप थोड़ा सा डीएसए साइड अगर जब जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एरे को और इन डेप्थ अगर कवर अप करते हैं तो ये सारी चीजें, ये सारे एल्गोरिथम्स वहाँ पर आप लोग देखते हैं, राइट। तो चलते हैं फिर अपन, अगर इतना हो जाता है तो फिर इसके बाद अपन टू डायमेंशनल एरे पर जाएंगे, है ना। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन एक नया एग्जांपल फ्रेम कर लेते हैं बाय द नेम एरे 14, है ना, एरे 14 डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सबसे पहले तो क्या एक नया डॉक्यूमेंट बोले तो एक नई फाइल क्रिएट कर ली है ना, एरे 14 जिसका नाम है, अपन यहाँ पर आकर लिख लेते हैं क्या, प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कि ये जो एग्जांपल रहेगा वो किसका रहेगा, लीनियर सर्च का। ठीक है, अब लीनियर सर्च मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, लीनियर, लीनियर मतलब लाइन में, है ना, एक लाइन में। मतलब कैसे कि आप सबसे पहले यूजर से साइज गेट करेंगे, मतलब एलिमेंट गेट करेंगे कि आपको आपके एरे में कितना एलिमेंट रखना है। फिर आप एलिमेंट्स गेट करने के बाद में एरे के एलिमेंट्स लेंगे, है ना, मतलब साइज गेट करने के बाद में एरे के एलिमेंट्स लेकर एरे को फ्रेम करेंगे। और एरे को फ्रेम करने के बाद में फिर अब आप यूजर से ये पूछेंगे कि आपको कौन सा एलिमेंट सर्च करवाना है, तो वो भी आपको यूजर से गेट करना पड़ेगा। वो यूजर से आप गेट करेंगे और गेट करने के बाद में फिर उस एलिमेंट को आपका जो एग्जिस्टिंग एरे है उसमें हर एक एलिमेंट से कंपेयर करवाकर ये फाइंड आउट करेंगे कि हाँ एलिमेंट फाउंड है या फिर एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब इस केस में अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो अब मुझे यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करना रहेगी। अब यूजर से अगर मुझे वैल्यू गेट करना रहेगी तो फिर उसके लिए मेरे पास में कुछ मेथड्स होती है। अब कौन सी वैल्यू गेट करना रहेगी, तो मुझे यहाँ पे साइज गेट करना है। साइज गेट करना है तो साइज तो आपका इंटीजर में ही होगी। अब इंटीजर में साइज होगी तो इसका मतलब मेरे को इंटीजर वैल्यू यूजर से गेट करना है। इंटीजर वैल्यू गेट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट इंट। अब नेक्स्ट इंट से मुझे इंटीजर वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये नेक्स्ट इंट नाम की तो मेथड है, उस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, एक ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, स्कैनर का। तो अब स्कैनर नाम की क्लास का मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिससे मैं ये मेथड को कॉल करूंगा। लेकिन स्कैनर नाम की क्लास तो प्री डिफाइंड क्लास है, बनी बनाई क्लास है, तो फिर उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पर इम्पोर्ट करूंगा। तो सबसे पहले तो अपन स्कैनर नाम की क्लास को इम्पोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में अपन क्लास डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद में मेन मेथड को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में फिर अपन यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर उसके बाद में अपन फंक्शन को कॉल करके यूजर से वैल्यू गेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले लिखना क्या रहेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, यहाँ पे क्या जाएगा, स्कैनर। फिर अपन यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, क्लास, और क्लास में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एरे 14। फिर यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर फिर अपन क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग args। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ऐसा तो लिख लिया, एरे 14 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब इसके बाद में, तो इसके बाद में मैं लिखूंगा स्कैनर ऐसे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, तो मैंने अब लिखा है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे, प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर साइज ऑफ एरे। और यहाँ पर अगर अपन क्या करेंगे, तो इंट मैंने लिखा है साइज sc डॉट नेक्स्ट इंट। मतलब यहाँ पर आपने क्या करा है, सिंपली आपने यहाँ पर यूजर को बोलकर एरे की साइज को गेट कर लिया। अब ये जो एरे की साइज आपने गेट करी है, तो अब इस एरे की साइज को गेट करने के बाद में आपको करना क्या रहेगा, तो आपको आपके एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये हमने बोला ही था ना, एरेज आर डायनेमिकली एलोकेटेड इन जावा, मतलब रन टाइम पर आपने यहाँ पर जितनी साइज एंटर करी होगी उतनी साइज का मैं एरे क्या करूंगा, वहां पर एलोकेट करने
वाला हो। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है इंट में मैंने लिखा है ARR के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर न्यू। जैसे कि जब मैंने आपको एरे पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि एरेज आर ऑब्जेक्ट इन जावा, और ऑब्जेक्ट की बात आ जाती है तो अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर और कीवर्ड वी कैन सिंपली क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, न्यू से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा वो किसके टर्म्स में कंसिडर होगा, आपके एरे के टर्म्स में कंसिडर होगा। तो मैंने लिखा न्यू के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर इंट, और इंट के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है साइज। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, एरे को डिक्लेयर कर दिया है। फिर अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन सबसे पहले लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंटर एरे एलिमेंट्स। और एंटर एलिमेंट्स के बाद में अपन अब क्या करेंगे, तो अब मेरे को एक ही वैल्यू गेट करना है क्या, नहीं, यहाँ पे एरे की साइज अगर मैंने 5 एंटर करी है तो मेरे को 5 वैल्यू यूजर से गेट करना है। सेम टास्क को रिपीटेटिव मैनर में अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लूप की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मुझे लूप की रिक्वायरमेंट होती है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू पुट अ फॉर लूप हियर। फॉर लूप की केस में आप क्या करोगे, तो आप इसको इनिशियलाइज करोगे। एरे हमेशा इनिशियलाइज होता है 0 से। जब मैंने आपको थ्योरी बताई थी तो उसमें मैंने बोला था कि एरेज या एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। या एरे इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 बिकॉज इट सिंपली फॉलोज नंबर सिस्टम। ठीक है, जाना कहाँ तक है, तो जितनी साइज होगी वहां तक जाएंगे, और हर बार अपन क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो मुझे यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो मैंने एरे ऑफ आई की वैल्यू यहाँ पे यूजर से गेट करने के लिए क्या लिखा है, मैंने लिखा है sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो इससे क्या होगा, तो एंटर एरे एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, यूजर से एरे के एलिमेंट्स मैंने गेट कर लिए। अब ये वैल्यू गेट करने के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर आकर, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली इसको पेस्ट किया और मैंने लिखा एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। और एंटर एलिमेंट टू बी सर्च में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एलिमेंट। मतलब आपने यूजर से एरे के एलिमेंट्स तो गेट कर लिए, अब लेकिन आपको वो एलिमेंट भी तो गेट करना पड़ेगा ना जिसको आपको सर्च करना है। तब उस केस में आपने क्या लिखा है, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। एंटर करो वो एलिमेंट जो आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो आपने यूजर से वो एलिमेंट भी क्या कर लिया, यहाँ पर गेट कर लिया। अब जो एलिमेंट आपने गेट किया है ना, अब ध्यान से देखना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में मेरा एक एरे है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और ये मैंने लिखा 5। अब ये तो मेरे पास में मेरा एरे हो गया। अब मैंने बोला कि अब मुझे कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, तो एलिमेंट को सर्च करने के लिए, है ना, यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, अपन ने एलिमेंट लिखा था ना यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार ये मेरे पास में क्या होगा, मेरा एलिमेंट। अब मैंने एलिमेंट में यहाँ पे क्या लिख दिया, तो एलिमेंट में मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। अब मुझे क्या करना है, इस 4 को सर्च करना है। तो अब मेरे को 4 को अगर सर्च करना है तो 4 को कैसे सर्च करूंगा, तो पहले मैं इस 4 को इससे सर्च करूंगा, है ना, कि क्या ये एलिमेंट, अब ये कौन से इंडेक्सिंग पर है, 0 1 2 3 और 4। तो अपन क्या सर्च करेंगे कि क्या मेरा वो एलिमेंट, जो मेरा एलिमेंट है वो इक्वल्स टू एरे ऑफ। अब एरे ऑफ में अपन क्या बोलेंगे, आई, कि क्या मेरा एलिमेंट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई है क्या। तो क्या 4 इक्वल्स टू एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 0, मतलब क्या 1 के बराबर है क्या, नहीं। तो अपन आगे बढ़ेंगे, क्या एरे एलिमेंट एरे ऑफ आई बोले तो एरे ऑफ 1 बोले तो क्या 4 इक्वल्स टू 2 है क्या, नहीं। क्या 4 इक्वल्स टू 3 है क्या, नहीं। क्या 4 इक्वल्स टू 4 है क्या, हाँ। 4 इक्वल्स टू 4 है, तो उसके साथ आप क्या बोल दोगे, एलिमेंट फाउंड। क्लियर है? तो अब अगर अपने को ऐसा कुछ करना है तो अपन अब करेंगे क्या, तो अब आते हैं अपन वापस से यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लगाया। फिर से मैंने लिखा है इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन, कहाँ तक जाएंगे, साइज तक। हर बार करेंगे अपन आई को प्लस प्लस। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है कि अगर मेरा क्या एलिमेंट इक्वल्स टू एरे ऑफ क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, अब तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो प्रिंट एलन में अपन यहाँ पर आकर सिंपली लिख देंगे एलिमेंट फाउंड। ठीक है, एट पोजीशन। और पोजीशन में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर,
पोजीशन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर अपन पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की केस में अपन क्या कर देंगे, i+1 बोल सकते हैं ना अपन, ठीक है। और अब चलो ठीक है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है ना, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन नंबर i+1, ठीक है। अब अगर एलिमेंट नहीं मिलता है, अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो फिर आप उस केस में आप क्या करोगे, एलिमेंट नॉट फाउंड, तो वो लिखेंगे कहाँ पे, एल्स में लिख देंगे। लेकिन अब इस केस में तो ऐसा होगा ना कि जब आपने उस 4 को 1 से चेक किया तो क्या वो 4 = 1 है क्या, नहीं, तो वो तो एल्स में अगर आपने लिख दिया तो वो दे देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। नेक्स्ट टाइम जब चेक करेगा तो उसको जब 2 से चेक करेगा तो फिर से दे देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ऐसा क्या होगा, ऐसे में आपके पास में मल्टीपल टाइम्स ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, और जब मिल जाएगा तो लिखा हुआ आएगा एलिमेंट फाउंड। तो अपने को वैसा नहीं चाहिए ना, अपने को तो 1 टाइम ही चाहिए, मिला है तो मिला है, नहीं मिला है तो नहीं मिला है, बात खत्म। तो अब उस केस में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, बूलियन स्टेटस, और मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया है, ट्रू, है ना। ट्रू भी लिख सकते हो, फॉल्स भी लिख सकते हो, आपको जो लिखना है वो लिखो, मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन नंबर दिस, और ऐसा लिखने के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर स्टेटस, और स्टेटस में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर फॉल्स, समझ में आया। अब इसके बाद में क्या होगा, अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है, और एक और चीज कि अब बस एक बार मिल गया है तो अपन क्या कर देंगे, उसको फिर ब्रेक कर देंगे। अपन क्या कर देंगे, एलिमेंट मिल गया ना, अब आपको उसको चलाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हाँ, लेकिन इसमें आप ऐसा बोलोगे कि सर वो एलिमेंट जितनी भी बार आया है हमको उतनी बार वहां पे प्रिंट करवाना है, तो फिर ब्रेक मत लगाना, तो फिर ब्रेक मत लगाना। ब्रेक से क्या होगा कि वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, और आप चाहते हो जितनी बार आया है उतनी बार प्रिंट करवाना है ना, तो फिर ब्रेक मत लगाना। तो अपन अब यहाँ पर आकर ब्रेक लगाकर बाहर आएंगे, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, स्टेटस। अब अगर स्टेटस फॉल्स हो गया होगा तो अंदर नहीं आएगा, और अगर फॉल्स नहीं हुआ होगा तो अपन क्या बोल देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो समझ में आया क्या, आपने 0 से स्टार्ट किया है ना। अब अगर एलिमेंट आपको मिला है यहाँ पर, अगर आपको ये 4 मिल गया, तो अब आप इंडेक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको तो 3 दिखेगा, लेकिन अगर नॉर्मल वे में अगर आप उसको काउंट करोगे तो 4th नंबर की पोजीशन पर होगा ना। हर किसी को थोड़ी पता है एरे क्या होता है, ये तो सिर्फ अपन कंप्यूटर साइंस वालों को ही पता है एरे क्या होता है ना। तो आप अगर ज्यादा ही थोड़ा सा ऐसा नॉलेजेबल पर्सन बन के अगर किसी को बोलते हो कि ये 4th 3rd पोजीशन पर है, तो वो मूर्ख समझेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि 3rd पे कहाँ पर है, 1 2 3 4, हमको तो 4th नंबर की पोजीशन पे दिख रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको i+1 करना पड़ेगा, क्योंकि i कितना है 3, 3 + 1 4, तो आपको वहां पे दिखाना भी पड़ेगा कि वो 4th पोजीशन पर है। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को। और ये स्टेटस के केस में आपने इसलिए ऐसा लिखा है कि अब आपने सबसे पहले बाय डिफॉल्ट मान लिया है कि स्टेटस ट्रू है। आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने बोल दिया एलिमेंट मिल गया, स्टेटस आपने फॉल्स कर दिया। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपको इसलिए कंस्टेंट लगाना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाते है ना, तो फिर आप ये कैसे जज करते कि ये एलिमेंट नॉट फाउंड वाला स्टेटमेंट कब प्रिंट करवाना है और कब प्रिंट नहीं करवाना है, क्योंकि नहीं, ये कैसे लेगा, अगर देखो अंदर एंटर मिल गई तो स्टेटस फॉल्स हो गया, क्योंकि ये तो आपका क्या है, वेरिएबल है ना। और वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी, वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन हुज वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। तो पहले वहां पे स्टेटस ट्रू था, अगर एंटर मिल गई मतलब एलिमेंट फाउंड, और एलिमेंट फाउंड है तो स्टेटस को मैंने कर दिया फॉल्स, और स्टेटस को फॉल्स कर दिया तो जब मैं बाहर आऊंगा तो वहां पर इफ में फॉल्स रहेगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। अगर मिल गया तो फिर फॉल्स क्यों हो गया, नहीं वो तो अपने ऊपर है, ये तो वाइस वर्सा है, आप यहाँ पे फॉल्स लिख दो तो यहाँ पर आपको ट्रू करना है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो, आपने ऐसा देखा होगा कि नॉर्मली सभी के घरों में जो स्विच बोर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं,
पहले बंद होता है, चालू करोगे तो चालू हो जाएगा, बंद करोगे तो बंद हो जाएगा, होता है। लेकिन आपने एक्सेप्शन के तौर पे 100 में से एक जगह ऐसा भी देखा होगा कि वो बटन उल्टा चलता है ना, हाँ टू वे स्विच बोल सकते हो यार, जैसा भी कि कहीं उल्टा भी रहता है, जैसा भी हो, टू वे हो या जो भी हो, है ना, कि अगर आपने उसको चालू करा है तो हो सकता है कि आपने तो चालू करा है लेकिन वो हुआ है बंद, बंद करने पर होगा वो चालू। ऐसा देखा है या नहीं देखा है? तो बस उसका कंसेप्ट क्या है, उसका बस कंसेप्ट ये है कि अगर चालू है तो स्विच प्रेस करने में बंद हो गया, और बंद है तो चालू हो गया, बस वो कंसेप्ट है। मैंने अगर ऊपर ट्रू लिखा है तो अंदर फॉल्स करूंगा, और अगर ऊपर में फॉल्स लिखता तो अंदर में ट्रू करता। मैं ऐसा 0 1 के टर्म्स में भी कर सकता था, 0 या फिर 1 1 या फिर 0। ये जो स्टार्टिंग में तुमने एरे को लिया था, गेट करा था ऊपर और ऊपर, तो उसमें जो साइज है अपन ने इसमें एरे के बाद में लिख सकते हैं। कहाँ एरे के बाद में? एरे को गेट किया था, न्यू एरे का साइज करके, साइज कर लाइन ये यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे, तो इसमें एरे के अंदर साइज लिख सकते हैं। ये यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते आप, यहाँ नहीं लिख सकते। उसकी साइज को डिफाइन करने का तरीका ही ये सही सही है। क्लियर क्या यहाँ तक? ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये एरे टाइप का है। ये मैं सिर्फ सी में तो इधर लिख लेते थे अपन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अपन इसको सेव करते हैं, चलाकर देखते हैं। मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करता हूँ, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को मैंने प्रेस किया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अपना कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया है, और यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है जावा सी एरे 14 डॉट जावा। ठीक है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अपन अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे। एंटर साइज ऑफ एरे मैंने लिखा है यहाँ पर कितना, 3 मैंने लिख दिया। एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च मैंने लिख दिया 78, एलिमेंट नॉट फाउंड। साइज 3 दी तो फिर 4 एलिमेंट गेट होना चाहिए। 4 क्यों गेट होंगे? 3 साइज में तो 3 ही आएंगे ना। वहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती उसमें। क्यों? मतलब 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 1 और 2 तक ही तो जाएगा, 3 ही तो आएंगे, 4 क्यों आएंगे? डायरेक्ट पास की साइज वहाँ पे इंडेक्स में 3 आएगा ना। साइज आपने 3 पास करी है तो 3 आ गया, आपने 0 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो ये आप 0 से ही स्टार्ट करोगे, क्योंकि इंटरनली वो एरे 0 एरे 1 एरे 2, मतलब ये जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट एरे 0 से स्टार्ट हुआ है। ये इनका साइज दिया तो साइज में 3 साइज काउंट होगी नहीं, ये नीचे नहीं जाएगी ऊपर साइज में। यहाँ पर ब्रैकेट में साइज 3, ये तो 3 आएगा। 3 आएगा। हाँ यहाँ 3 आएगा। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ तो 3 ही आएगा, है ना। यहाँ पर अगर 5 लिखते तो वो 5 ही आता, ठीक है, और उसके बाद में वो स्टार्ट होगा एरे 0 से। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो अब यहाँ पर आपने क्या करा है, तो यहाँ पर आपने लिखा है, एक इसको क्लियर करते हैं अपन। यहाँ पर आकर फिर से मैंने इसे रन किया, मैंने लिखा यहाँ पर 6, अब मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 4। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन नंबर 4, तो 4 मिला मुझे 4th पोजीशन पर। सर अगर वैसे i+1 को 1+1 हटा देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे फिर 3 आएगा, ये एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन नंबर 3, तो वो पोजीशन 3 तो है ही नहीं ना, वो तो 4th पोजीशन आनी ना, अगर अपन उसको नॉर्मली काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब लेकिन इसमें आपने एक ड्रॉबैक देखा। ड्रॉबैक ये है कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन ऐसा देखें, मैं यहाँ पर इसको ऐसा चलाता हूँ, है ना, system डॉट आउट डॉट println, है ना, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आकर अपन एक बार इसको चलाते हैं फिर से। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। मैंने इसको रन किया, मैंने लिखा यहाँ पर 5, है ना। एंटर एरे एलिमेंट्स, तो एरे एलिमेंट्स मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, है ना।
सॉरी एंटर एरे एलिमेंट्स, तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स लिखना था, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। एंटर एलिमेंट टू बी सर्च मैंने लिखा यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लूप रन्स 4 टाइम्स, है ना, मतलब यहाँ पे लूप कितनी बार चला है यहाँ पर आपके पास में 4 टाइम्स चला, 4 बार ही चला है ना। 4 बार कैसे चला है, तो 4 बार ऐसे चला है कि जो आई की वैल्यू होगी, है ना, या अब ये तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया, ये इसके अंदर लिख दिया। अगर मैं इसके बाहर लिखता, तो इसको ऐसा कट किया, मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर, इसके बाहर लिखता हूँ, मैंने इसको सेव किया, अपन वापस से यहाँ आते हैं, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे कंपाइल किया, मैंने इसको रन किया, मैंने लिखा 5, ठीक है, मैंने लिखा 4। देखो लूप रन्स फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और फिर उसके बाद में एक और बार चला है वो, लेकिन अपन ने उसके पहले ही ब्रेक कर दिया, तो इसलिए वो नीचे नहीं जा पाया और वहां से डायरेक्टली बाहर निकल गया वो, है ना। वो अपने को उसको ऊपर लिखते तो वो 4 टाइम वो लिखा हुआ, है ना। अगर यहाँ पर मैं ये वाला स्टेटमेंट ये यहाँ पे लिखता, यहाँ पे इसको मैंने कट किया, कट करके मैं यहाँ पे लिखता, तो वो मेरे को पूरा प्रॉपर दिखाता है ना। एक बार चला कर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर आकर के लिखा 1 2 3 4 और 5, और मैंने लिखा 4। तो लूप रन्स फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन नंबर 4। ऐसे में अगर मेरे पास में 1000 एलिमेंट्स होते और उसमें 1 से लेकर 1000 टाइम्स तक सारी नंबरिंग होती, और उसमें मेरे को 999 सर्च करना होता, तो मेरा लूप कितनी बार चलता, 999 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही चल गया एक तरीके से। अब ऐसे अगर 1000 की जगह 10,000 होता, 10,000 की जगह 1 लाख होता, और बाकी 9,99,999 सर्च करना होता, तो इतने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा लूप चलता। अब इतने नंबर ऑफ टाइम्स अगर मेरा लूप चलता, तो फिर उस केस में ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर इस टाइम कंज्यूमिंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नया कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया चीजों को सर्च करने के लिए, वो था आपका बाइनरी सर्च। अब अगर अपन बात करें कि अब ये बाइनरी सर्च होता क्या है, तो बाइनरी सर्च एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, बाय मतलब 2, तो ये क्या करेगा, आपके पूरे एरे को 2-2 पार्ट्स में ब्रेक करके सर्चिंग की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने का काम करेगा। तब क्या और कैसे, तो वो अपन समझते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। अब अपने को देखना है बाइनरी सर्च का कंसेप्ट, राइट। अब ध्यान से देखना, लीनियर सर्च आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, लीनियर सर्च सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें किसी को कुछ अगर देखना है तो वो देख सकता है। मैंने सिंपली यूजर्स यहाँ पे साइज गेट करी है, एलिमेंट्स गेट करे हैं, और उसके बाद में एंटर एलिमेंट टू बी सर्च करने वाला, और उसके बाद में फिर बाकी की फंक्शनलिटी को अपन ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पे करना है अपना बाइनरी सर्च का कंसेप्ट इंप्लीमेंट। बाइनरी सर्च का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा ये। अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अपन यहाँ पर आए, और मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखी है 1 2, है ना। ऐसा करते करते अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 249 250 374 375, है ना, 499, और मैंने लिखा है यहाँ पे ये 500, राइट। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 1 2 249 250 374 375 499 और 500, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, है ना। अब इसकी इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करूँ, तो इंडेक्सिंग क्या होगी, यहाँ पे 0 1 फिर 2 फिर 3, है ना। सॉरी गड़बड़ करी, है ना। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये होगा 248 249, है ना। फिर ये कितना होगा 373 374 498 और 499, ये क्या होगी, इसकी इंडेक्सिंग होगी। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैंने ये जो ये 0 देके रखा हुआ है ना, इस 0 को क्या कंसिडर किया है, तो इस 0 को मैंने कंसिडर किया है फर्स्ट। इस 0 को क्या मैंने कंसिडर किया है फर्स्ट, और ये जो 499 है इसको मैंने क्या कंसिडर किया है यहाँ पे लास्ट। इधर वाले को मैंने फर्स्ट कंसिडर किया है, इधर वाले को मैंने लास्ट कंसिडर किया है। अब फर्स्ट और लास्ट कंसिडर करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर निकालेंगे अब मिडिल। तो मिडिल कैसे निकलेगा यहाँ पर अब आपका, तो मिडिल निकलेगा आपका यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2,
तो कितना होगा, फर्स्ट कितना है 0, लास्ट कितना है 499 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 499 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना होगा 249। तो मिडिल कितना हो जाएगा 249। तो जो 249 है ये क्या कंसिडर होगा आपका मिडिल। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो ये फर्स्ट भी आ गया, लास्ट भी आ गया और आपके पास में मिडिल भी आ गया। तब आप करेंगे क्या, अब ये निकालना समझ में आया ना। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट को आप 0 रखोगे, लास्ट को आप कितना रखोगे साइज -1, जितनी भी साइज होगी उससे निकलेगा ना साइज -1, और उसके बाद में मिडिल कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही करोगे। अब ये तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि मिडिल निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो अपन पहले इतना तो करते हैं फिर समझते हैं आगे का, है ना। अब इतना करने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर अपने प्रोग्राम पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, इसको सेव एज किया, सेव एज बाय द नेम array15, राइट। अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने लिखा प्रोग्राम को सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे बाइनरी सर्च। यहाँ पर आकर मैंने करा 15। अब यहाँ पर आकर एंटर साइज ऑफ एरे, एंटर एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स गेट कर लिए मैंने, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, कौन सा एलिमेंट सर्च करना है मैंने वो भी लिख लिया। और अब उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी, और अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है इंट फर्स्ट, फर्स्ट इक्वल्स टू मैंने कितना लिख लिया है 0, इंट लास्ट, लास्ट में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो लास्ट में मैंने लिख लिया है यहाँ पे जितनी भी साइज होगी साइज -1, और फिर उसके बाद में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर मिडिल, मिडिल में क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में, तो मिडिल इक्वल्स टू होगा आपका फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। ये आपने यहाँ पे क्या कर लिया, मिडिल निकाल लिया, राइट। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, तो वो समझना। अब यहाँ तक तो अपन आ गए, यहाँ तक आने के बाद में अब आप क्या करोगे, तो आप ऐसा कब तक चलाओगे, है ना। तो ऐसा अपने को अब ये तो पता ही नहीं ना कि मैं यूजर क्या नंबर एंटर करेगा और मुझे कितने टाइम्स लूप चलाना है, ये आपको पता है क्या, नहीं। जब इन एडवांस आपको ये नहीं पता है कि आपको आपके लूप को कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है, तो फिर आप कौन सी लूप का यूज करते हो, while loop. When we don't know in advance that how many times we have to execute our loop, then in that case we simply use while loop. काम तो आप for से भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जिसकी जो फंक्शनलिटी है आप उसी को इम्प्लीमेंट करो तो ज्यादा बेटर है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में जब आपको डिफरेंस बताया था, है ना, कि आपको नहीं पता है कि लूप कितनी बार चलेगा, तो उस केस में आप while का यूज करोगे। तो अपन यहाँ पे किसका यूज करेंगे, while का। कब तक चलाना है आपको, जब तक आपका फर्स्ट छोटा होगा लास्ट से, मतलब एक जो लिमिट है 0th इंडेक्स की साइज तक की, तो 0 से लेकर साइज तक के बीच में अगर आप ऐसे श्रिंक होते जाओगे तब तक तो सही है। लेकिन जहां आपके पास में पहली पोजीशन आपकी लास्ट पोजीशन के बाहर निकल जाएगी तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कभी आपने ऐसे इंडेक्सिंग देखी है क्या कि इंडेक्सिंग में पहले 400 आ रहा है और बाद में फिर मतलब छोटी इंडेक्सिंग आ रही है, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो आप कब तक लूप चलाओगे, जब तक कि आपका फर्स्ट छोटा होगा, बराबर होगा किससे, आपके लास्ट से। क्लियर है यहाँ तक। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, तो आपने यहाँ पर आकर सबसे पहले लिख दिया है while, while में आप क्या बोलोगे, अगर फर्स्ट लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है लास्ट, तो ही आपको एंटर मिलेगी। लेकिन अगर फर्स्ट बड़ा हो जाता है किससे, लास्ट से, तो इसका मतलब आप क्या बोल देंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और आप यहाँ पे क्या बोल दोगे एलिमेंट नॉट फाउंड। क्लियर है क्या, इसमें कोई दिक्कत, इतना तो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात आती है अपनी कंडीशंस की, है ना, कि अपन कैसे क्या कंडीशंस यहाँ पे सेट करेंगे। तो अब पहली कंडीशन, आपको यूजर से क्या वैल्यू गेट करना है, जिसको आपको सर्च करना है। तो अब यहाँ पे यूजर ने जो सर्च करने वाली वैल्यू थी, तो यूजर ने यहाँ पे क्या लिखा है, तो यूजर ने लिखा है यहाँ पे 375, यूजर ने लिखा है 375, उसको सर्च करना है। अब 375 सर्च करना है मतलब उसको यूजर को क्या सर्च करना है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट सर्च करना है, तो सबसे पहली कंडीशन में क्या लगाऊंगा, तो सबसे पहली कंडीशन में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि अगर, अपन क्या लिखेंगे, अगर एरे ऑफ मिडिल इज लेस देन सर्च होता है। अब मिडिल क्या है यहाँ पर, तो मिडिल है आपका 249, मिडिल क्या है यहाँ पर आपके पास में 249। अब एरे ऑफ 249, एरे ऑफ 249, तो 249 पे क्या है 250, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 250। ये 250 क्या है आपका एलिमेंट, है ना, क्या छोटा है क्या, सर्च क्या करना है 375, तो क्या 250 छोटा है 375 से, है ना, क्या 250
छोटा है क्या 375 से, तो हाँ 250 तो छोटा है 375 से। तो अब इसका मतलब मेरे को एक चीज ये समझ में आई है कि अब मेरे को यहाँ पे 250 से नीचे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब लेकिन इसमें किसी ने एक चीज ये तो पूछी नहीं कि सर ठीक है कि 250 जो है वो छोटा है 375 से, राइट, लेकिन नंबर्स शफल भी तो हो सकते हैं। 1 2 से लेकर जो 500 मैंने अंदर लिखे हुए हैं वो नंबर भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 2 की जगह 375 आ जाए और उसके बाद में 375 की जगह 250 आ जाए। क्या नहीं, वो तो इंडेक्सिंग से चेक कर रहा है ना, इंडेक्सिंग आपकी हाँ तो उसको पहले से असेंडिंग ऑर्डर में करो ना कि इधर उधर। हाँ हाँ वो बात की बात है। हाँ तुम बोलो क्या बोल रहे थे, बोलो। देखो इंडेक्सिंग 249 है, अब इंडेक्सिंग 249 है तो जरूरी थोड़ी उसको 250 हो, उस पे तो फॉर एग्जांपल 500 आ गया और उसके बाद के जो नंबर है वो सब छोटे नंबर है। मतलब अगर नंबर शफलिंग हो गए तो कोई श्योरिटी थोड़ी है कि वो नंबर के बाद में या उस नंबर के पहले सब छोटे या बड़े ही होंगे, है ना। तो एक चीज ये याद रखना कि आपको बाइनरी सर्च का कंसेप्ट अगर इंप्लीमेंट करना है तो आपको आपके एरे को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करना पड़ेगा, है ना। या फिर आप सबसे पहले यूजर को यही बोले कि प्लीज अरेंज योर एरे इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर एंटर एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आपके एरे के एलिमेंट्स एंटर करेगा तो उसका रिजल्ट सही आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आया क्या? ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पर क्या होगा तो ध्यान से देखना। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये कंडीशन तो आपको माइंड में रखना है कि आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है ना। मैंने क्या लिखा है, एरे ऑफ मिडिल, एरे ऑफ मिडिल में क्या आएगा यहाँ पे 249, 249 इंडेक्स पर क्या है 250, क्या 250 छोटा है 375 से, हाँ, है ना। तो अब इसका मतलब मेरे को एक चीज तो ये समझ में आ गया कि मेरे को जो सर्चिंग परफॉर्म करना है वो 250 के बाद में ही परफॉर्म करना है, मतलब 249 के बाद में ही परफॉर्म करना है। तो अब इतने एलिमेंट्स तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, मेरे को जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इतने एलिमेंट पे परफॉर्म करना है। अब इतने एलिमेंट पर अगर मेरे को परफॉर्म करना है ना, तो अब इस केस में भी होगा क्या कि अगर ठीक है 250 छोटा है 375 से, तो फिर अब इस केस में मेरे को फिर से एक नई शुरुआत करना पड़ेगी। और नई शुरुआत में मैं क्या बोलूंगा कि अभी जो मेरा फर्स्ट था जो 0th इंडेक्स पर था, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी और यहाँ पर ये जो इंडेक्सिंग होगा इसका, तो इसका इंडेक्सिंग क्या होगा 250, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, ये क्या होगा इंडेक्स ही हुआ ना। अब ये 250 इंडेक्स होगा तो ये 250 क्या कंसिडर होगा मेरा यहाँ पर फर्स्ट। तो ये फर्स्ट आया कैसे यहाँ पे मिडिल प्लस 1 करके, जितना मेरा मिडिल था मिडिल प्लस 1 करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा फर्स्ट मिल जाएगा। और वहीं अगर ये 250 लेस देन 375 अगर नहीं होता, है ना, कि अगर 250 बड़ा हो जाता तो उस केस में आप क्या बोलते हैं कि जो 248 है ये क्या कंसिडर होता मेरा लास्ट कंसिडर होता। और ये लास्ट कंसिडर होता तो ये लास्ट होता कैसे, तो ये होता आपका फिर मिडिल -1। हाँ, और अब अगर जो ढूंढना है अगर वो मिडिल में ही आ गया आपका, तो आप यहाँ पे फिर कंडीशन लगाओगे ना कि एरे ऑफ मिडिल इक्वल्स टू सर एलिमेंट फाउंड। नहीं, वो तो आपको पता है कि मिडिल में आ रहा है तो आप पहले लगा दोगे। हाँ वो तो देखो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं एक ना एक तो ऊपर नीचे चलेगा ही सही। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि अगर मिडिल में नहीं होता तो इफ में कुछ और चलता पहले, और फिर दूसरी बार बराबर होता तो वो बात बराबर हो जाती। और अगर आप इसको पहले लगा दोगे तो अगर बराबर हुआ तो वो चल जाएगा और नहीं हुआ तो आप एल्स में तो लगा के उसको चलाओगे इसी। ठीक है, अब इस केस में आप करेंगे क्या यहाँ पर, अब ध्यान से देखना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि एंटर मिली, एंटर मिलने के बाद में मैंने क्या चेक किया है कि एरे ऑफ क्या आएगा यहाँ पर मिडिल, अगर क्या होता है छोटा होता है किससे सर्च से। अगर एरे ऑफ मिडिल छोटा होता है किससे सर्च से, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे मिडिल प्लस 1, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो
एल्स लास्ट कितना हो जाता है यहाँ पे मिडिल -1। अब एक चीज ये बताओ, आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट निकाला, लास्ट निकाला और उसके बाद में मिडिल इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 किया, हाँ या ना। तो यहाँ पर भी अब आपने जैसे ही या तो ये इफ चलाया या फिर एल्स चलाया, या तो इफ चलाया या फिर एल्स चलाया, तो या तो फर्स्ट की वैल्यू चेंज होगी या फिर लास्ट की वैल्यू चेंज होगी। जैसे या तो फर्स्ट चेंज होगा या लास्ट चेंज होगा, तो आपको मिडिल भी तो नया निकालना पड़ेगा, और मिडिल भी नया निकालना पड़ेगा। तो फिर अब आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, मिडिल इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तब ये तो आपने क्या करा है, या तो आप इधर आ गए या फिर आप इधर आ गए, मतलब या तो आप राइट हैंड साइड चले गए या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड चले गए। लेकिन अगर मिडिल वाला ही होता तो मिडिल वाला ही होता तो उस केस में फिर अब आप यहाँ पे क्या लिखते, एल्स इफ। और एल्स इफ में अब आप क्या लिखोगे, तो अगर एरे ऑफ क्या मिडिल इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सर्च, तो उस केस में अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, मिडिल +1, और यहाँ पर फाइनली आप क्या कर दोगे, ब्रेक। और इन सारी केसेस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन भले आपको देखना है कि लूप कितनी बार चला, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, लूप रन्स टाइम्स, है ना। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, COUNT काउंट। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा एंड काउंट इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, 0। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। और हर बार अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया है ++ काउंट। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इधर अपन आते हैं, यहाँ पर एक बार इसको चला कर देखते हैं कि आपको आपका आउटपुट कैसा मिलेगा। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर अपना एग्जाम्पल कौन सा था, 15 नंबर का था, मैंने इसे कंपाइल किया। अब देखो इसमें एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे क्या बोला, कैन नॉट फाइंड सिंबल, बोले तो सर्च अपन ने लिखा नहीं क्या, हाँ अपन ने एलिमेंट लिख के रखा हुआ है, मैं इसको सर्च कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया, सेव करके स्क्रीन को फिर से क्लियर किया, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अपन इसको रन करते हैं, रन करने में भी यहाँ पर होगा क्या, मैंने एंटर किया, एंटर साइज ऑफ एरे मैंने यहाँ पे लिख लिया कितना, 10 के बाद में मैंने क्या करा, अगर लीनियर सर्च होता और उनको 9 सर्च करना होता तो लूप कितनी बार चलता, 9 बार। मैंने यहाँ पे क्या करा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। एंटर एलिमेंट टू बी सर्च मैंने लिखा यहाँ पर 9। ठीक है, मैंने एंटर किया, अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये लूप रन्स फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन नंबर 9। लीनियर सर्च में 9 बार लूप चलता, बाइनरी सर्च में वो सिर्फ 3 बार ही चला। क्यों, क्योंकि पहले उसने हाफ किया, 5 पर आए तो एक बार, फिर उसके बाद में 5 और 6 और 10 के बीच में जब वो चलेगा, है ना, 6 + 10 16, 16/2 मतलब 8, तो वो दूसरी बार तब चला, और तीसरी बार जब वो उसके अंदर जाकर उसने चेक किया तो। समझ में आया क्या, तो ये इस टाइप से आपका कोई कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, आप एक बार देख लो, इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं नहीं चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी को समझ में आया। ठीक है, अब ये आपने क्या देखा है, आपने लीनियर सर्च देखा, आपने यहाँ पे बाइनरी सर्च देखा, राइट। अब अगर अपन बात करें हमें क्या करना है यहाँ पर, तो अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ सॉर्टिंग टेक्निक लगाना है ना। अब ये एक चीज याद रखना है कि इसमें आपको जो एरे के एलिमेंट्स एंटर करना है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है ना, असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, पहली चीज। ठीक है, अब अपन चलते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखने, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आपका कि
अब आपको यहाँ पर आपके एरे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है मतलब सॉर्टिंग बोले तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब एक चीज इसमें और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो आप कंसेप्ट अभी यहाँ पर देख रहे हैं एरे का, है ना, अपन ने जितना एग्जांपल्स अभी फ्रेम करे हैं, है ना, ये सिर्फ एक बोल सकते हो कि आपको रेफरेंस टाइप है। रेफरेंस टाइप मतलब कैसा कि आप एरे पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन एक्चुअल में एरे के कंसेप्ट को अपने को जावा में इम्प्लीमेंट नहीं करना रहता है। मतलब ये जो एरे का कंसेप्ट है ये कहाँ एग्जिस्टेंस में आया था फर्स्ट टाइम, डीए से भी बोल सकते हो या फिर सी में बोल सकते हो। सी में सबसे पहले एरे का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया था। उसके बाद में जब आप डीएसए पढ़ते हो तो डीएसए विद सी और डीएसए विद सी प्लस प्लस, और फिर वहां पर इस टॉपिक को आप क्या करते हो और एक्सप्लोर करते हो कि वहां पे सारी सर्चिंग टेक्निक, सॉर्टिंग टेक्निक, वहां पर आप इन डेप्थ उसको डिटेल में देखते हो। और उसके बाद में फिर डीएसए विद जावा आया, तो फिर वहां पर जब आप जावा के साथ पढ़ते हो तो फिर उसमें आप ये कंसेप्ट को भी इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा था कि जिन्होंने सी सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा था, तो उस केस में अपन ने एरे के इतने सारे क्वेश्चन जिसमें अभी देखे भी है ना, अभी तो 2D एरे भी अपने को देखना है और फिर उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे भी देखना है। बट एक्चुअल में कंसेप्ट का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया है, आपके सी से आया है। तो आप वहाँ पे इससे भी ज्यादा एग्जांपल्स फ्रेम करते हैं और यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि जावा में एरे का कंसेप्ट कैसे क्या इंप्लीमेंट होता है, और फिर बाकी की एग्जाम्पल्स आप उसमें कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा कन्वर्ट करने के लिए, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे वो जैसा भी होगा। पुराने असाइनमेंट आपके कंप्लीट हो गए होंगे तो वो मैं नए असाइनमेंट दे दूंगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपन बात करें हमें देखना है क्या है, तो हमें अभी यहाँ पे सॉर्टिंग का कंसेप्ट देखना है। सॉर्टिंग बोले तो या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर अपन बात करें अभी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अपने को सॉर्टिंग का जो कंसेप्ट देखना है तो वो कैसे क्या इंप्लीमेंट होगा। तो सॉर्टिंग में भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है ना। जब आप डीएसए पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें कवर अप हो जाएगी, उसमें आपको सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स बताए जाएंगे। लेकिन इनिशियल लेवल पर अपन जो सॉर्टिंग टेक्निक देखते हैं यहाँ पे वो देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट समवॉट सिमिलर ही होता है ना, स्लाइटली सा चेंज होता है ना। और यहाँ पे सॉर्ट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, है ना। अब सिलेक्शन सॉर्ट की अगर अपन बात करें कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, इसमें अपन एलिमेंट्स को कैसे सॉर्ट करेंगे, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब सिलेक्शन सॉर्ट की अगर अपन बात करें तो अब ध्यान से देखना है इधर। अब यहाँ पर आपके पास में एक एरे देकर रखा हुआ है, मैंने लिखा है 23, है ना, 42, 15, 6 और 17। यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है, राइट। अब अगर अपन बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले कहाँ हूँ, ये इंडेक्सिंग की अगर अपन बात करें तो इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं कहाँ पर हूँ, 23 पर हूँ, है ना। अब 23 पर अपन यहाँ पर है। अब इससे होगा क्या, तो आपको यहाँ पे इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ये 23 को आप कंपेयर करोगे 42 से, 15 से, 6 से और 17 से। आप 23 को कंपेयर करोगे इन सबसे। अब 23 को इन सबसे कंपेयर करोगे मतलब किससे, कि यहाँ पर आपके पास में है 0 इंडेक्सिंग। इस 0 इंडेक्सिंग को आप किससे कंपेयर करोगे, यहाँ पे 1 से, 2 से, 3 से और 4 से। ऐसे कंपेयर करेंगे। 0th इंडेक्स को आप 1 से, 2 से, 3 से, 4 से कंपेयर करोगे। फिर उसके बाद में अब जब आप कंपेयर करोगे और अगर कोई एलिमेंट बड़ा निकलता है तो फिर आप उसको क्या करोगे, स्वैप करोगे। तो समझ में आया क्या बोला? आप अभी कहाँ पर हो, 0th इंडेक्स पर हो। आप 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को किससे कंपेयर करोगे, 1st इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर करोगे। मतलब आप 0th इंडेक्स पर हो, 1st इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट से आप कंपेयर करोगे, और अगर 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट बड़ा होता है 1st इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट से तो आप उसको स्वैप कर दोगे। फिर से समझना, अपन आते हैं कहाँ पे, यहाँ पर। अभी मैं 1st इंडेक्सिंग पर हूँ। अब 1st इंडेक्सिंग पर आने के बाद में मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा यहाँ पे 2nd इंडेक्सिंग से, 3rd इंडेक्सिंग से और 4th इंडेक्सिंग से। मतलब मैं कहाँ आऊंगा, मैं 1st इंडेक्सिंग पर आऊंगा। अब मैं कंपेयर करूंगा इसको 2nd इंडेक्सिंग से, 3rd इंडेक्सिंग से, ठीक है, और 4th इंडेक्सिंग से। फिर अपन कहाँ पर आएंगे, तो अपन आएंगे यहाँ पर 2nd इंडेक्सिंग पर। 2nd इंडेक्सिंग पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो 2nd इंडेक्सिंग पर आकर उसको कंपेयर करेंगे, है ना, किससे, तो अपने 3rd इंडेक्सिंग से और 4th इंडेक्सिंग से। फिर अपन कहाँ आएंगे यहाँ पर, अपन 3rd इंडेक्सिंग पर आएंगे। तो 3rd इंडेक्सिंग पर आने के बाद में अपन उसको किससे कंपेयर करेंगे यहाँ पर,
4th से, और फाइनली जब मैं यहाँ पर आऊंगा किस पे, अपने 4th पे, तो मेरे को आगे कंपेयर करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अब इससे मैंने एक चीज ये नोटिस करी है यहाँ पर, है ना, अपन जब यहाँ पे 4 पर आएंगे तो आगे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अब इससे एक चीज ये नोटिस करी है कि यहाँ पर ये जो है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4, तो मुझे क्या करना है, एक लूप तो इसके लिए चलाना है, और इसके रिस्पेक्ट में जब 0 पर मैं होऊंगा तो उस केस में यहाँ पे 1 से 4 तक लूप चल रहा है, जब मैं 1 पर होऊंगा तो फिर 2 से लेकर 4 तक चल रहा है, जब मैं 2 पर होऊंगा तो फिर चल रहा है, 3 पर होऊंगा तो फिर चल रहा है, और 4 पे तो कंडीशन फॉल्स करके अपन यहाँ से उसको बाहर ही कर देंगे। तो मेरे को एक चीज ये समझ में आ रही है कि इधर मेरा आउटर लूप होगा और उसके रिस्पेक्ट में इधर मेरा इनर लूप होगा, हाँ है ना। अब आउटर लूप तो 0 से लेकर <4 तक चले जाएगा, अब इनर लूप चालू कहाँ से हो रहा है, तो अब इनर लूप के केस में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे 0 है तो ये क्या है 1, ये 1 है तो ये क्या है 2, ये 2 है तो ये क्या है 3, और ये 3 है तो ये क्या है 4। मतलब आउटर लूप जो भी है तो इनर लूप की स्टार्टिंग उससे +1 से ही हो रही है। क्लियर है। और फिर अब आप क्या बोलेंगे कि अगर, है ना, एक ये तो आपका फॉर लूप लग गया, ठीक है, जिसमें आप क्या बोलोगे i इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, i इज लेस देन कहाँ तक जाओगे आप, जितनी साइज होगी वहां तक, और हर बार क्या करोगे आप i को प्लस प्लस। तो इसको तो आपने चला दिया। अब इसको चलाने के बाद में आप क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर एक इनर लूप चलाएंगे। इनर लूप आपका कहाँ से चलेगा, j से। अब इनर लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जितना आउटर लूप है उससे एक ज्यादा से, तो i जितना भी होगा तो यहाँ पे j कहाँ से चलेगा, i+1 से। ये जाएगा कहाँ तक, तो लेस देन साइज तक जाएगा, और हर बार आप क्या करोगे j को प्लस प्लस, ऐसे ही करोगे। और उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, मतलब कैसे, मतलब कंडीशन सेट करोगे क्या, कि अगर एरे ऑफ i, अगर एरे ऑफ i बड़ा होता है किससे, एरे ऑफ j से। अब एरे ऑफ i मतलब क्या, तो एरे ऑफ i मतलब आपका होगा एरे ऑफ 0। अगर बड़ा होता है तो j कितना होगा 1 से। क्या 23 बड़ा है क्या 43 से, नहीं, तो आपको एंट्री मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। क्या 23 बड़ा है क्या 15 से, हाँ, अब 23 बड़ा है ना, ये 23 बड़ा है 15 से, तो आपको एंट्री मिलेगी, और एंट्री मिल गई तो यहाँ पर आपको स्वैपिंग करवाना है। और स्वैपिंग करवाने का लॉजिक क्या होता है, तो स्वैपिंग का लॉजिक पता है ना क्या, temp इक्वल्स टू एरे ऑफ i, एरे ऑफ i इक्वल्स टू एरे ऑफ j, और एरे ऑफ j इक्वल्स टू temp। temp equals to array of I, array of I equals to array of j, और array of j equals to 10। तो समझ में आया क्या। तो अब ऐसा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 15, ठीक है, यहाँ तो 42 ही होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, यहाँ पे कितना रहेगा 6, और यहाँ होगा 17। तो ऐसा वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और वैसा आपको यहाँ पे स्वैपिंग होते जाएगी। क्लियर है क्या, ज़्यादा समझ में आया, ठीक है। तो एक बार उसको अपन बनाकर देखते हैं। तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब ध्यान से देखना है इधर, मैं इसको कर रहा है यहाँ पर 16, ठीक है। प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब इधर देखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है एरे 16, यहाँ पे मैंने लिखा है एरे 16, ठीक है। एंटर साइज ऑफ एरे, एरे को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। एरे को डिक्लेयर करने के बाद में एंटर एरे एलिमेंट्स, आपने एरे के एलिमेंट्स लिखा है यहाँ पर। एरे के एलिमेंट्स लिखने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब आपको ये तो सब कुछ करना नहीं है यहाँ पे, तो ये तो सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी, राइट। अब अगर एरे के एलिमेंट्स आपको अगर प्रिंट करवाने हैं, तो आप प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, तो प्रिंट करवाने के लिए आप सिंपली लिख देना है यहाँ पे system डॉट आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे प्रिंट एलएन, और प्रिंट एलएन में मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैंने लिखा है एरे एलिमेंट्स आर। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, इंट i इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन, कहाँ तक जाएंगे अपन, तो अपन जाएंगे i इज लेस देन साइज तक, हर बार करेंगे अपन i को प्लस प्लस। अपन यहाँ पर आ गए।
और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिख दिया है सिस्टम डॉट क्या आएगा, आउट डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने प्रिंट में मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है एरे ऑफ आई। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब आपने फॉर ईच लूप भी पढ़ा है ना, फॉर ईच लूप पढ़ा है ना मैंने, फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन, चलो ठीक है, पहले तो ये एग्जांपल इससे प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर फॉर ईच लूप वाला कंसेप्ट बताता हूँ, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना इधर, तो ये मैंने एरे एलिमेंट्स आर तो लिखा है ना, ये एरे एलिमेंट्स आर लिखा, तो एरे के एलिमेंट्स आपने प्रिंट करवा दिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर में आपने लिखा है इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन, कहाँ तक जाएंगे, साइज तक, यहाँ पर करेंगे अपन आई को प्लस प्लस। और यहाँ पर आए, फिर से मैं लिखूंगा फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 से, नहीं j इक्वल्स टू आई प्लस 1 से, j इज लेस देन, मैंने कितना लिखा है यहाँ पे साइज, और हर बार क्या करेंगे j को प्लस प्लस। आउटर लूप के रिस्पेक्ट में इनर लूप अपन चलाएंगे। और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है इफ एरे ऑफ क्या आएगा यहाँ पर आई, अगर बड़ा होता है एरे ऑफ किससे, j से, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे इंट टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ क्या आई, एरे ऑफ I इक्वल्स टू एरे ऑफ j, और एरे ऑफ j इक्वल्स टू 10। और फाइनली फिर अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आएंगे, आप इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे एरे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे 0 से लेकर आप उसको वापस से क्या करवाओगे, प्रिंट करवाओगे। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप देखना ध्यान से होगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में मैंने लिखा है एरे 16, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, जावा एरे 16 एंटर साइज मैंने लिखा 5, ठीक। आप देखो यहाँ पर एरे एलिमेंट्स आर 6, 7, फिर 12, 32 और 876। क्लियर है यहाँ तक? और वहीं अगर अपन बात करें, जैसा कि मैं आपको जो फॉर ईच लूप की बात कर रहा था यहाँ पर, ये फॉर ईच लूप होता क्या है, तो एक तो ये कंसेप्ट मैंने आपको सिंपल लूप का बताया, ठीक है। अगर आप इसी को फॉर ईच लूप से अगर करना चाहते हैं, है ना, तो फॉर ईच लूप की केस में आपको यहाँ लिखना रहेगा फॉर, है ना। अब फॉर की अगर अपन बात करें तो मैं इसका सिंटेक्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर ईच लूप को आप बोल सकते हो एडवांस्ड फॉर लूप, ठीक है ना, एडवांस्ड फॉर लूप बोल सकते हो, इनहेंस्ड फॉर ईच लूप भी बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि इसमें आता क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि फॉर के बाद में आता है यहाँ पर आपके पास में डेटा टाइप, फिर यहाँ आता है आपके पास में वेरिएबल, ठीक है, कॉलन, और फिर यहाँ आता है आपके पास में या तो एरे या फिर कलेक्शन। यहाँ पर जो आपके स्टेटमेंट्स होंगे, मतलब जैसा आपने अभी यहाँ पर एरे को डिक्लेयर किया, आपने लिखा इंट ARR में आपने यहाँ पे कितना लिखा है, तो ARR में आपने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये एरे को ऐसे तो डिक्लेयर कर सकते हैं, पता है ना। अब यहाँ पर मेरे को ये एरे को प्रिंट करवाना है, तो एरे को प्रिंट करवाने के लिए अभी आप नॉर्मली कैसे लिखते हो, तो आपने लिख दिया इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन कितना, जितनी भी इसकी साइज होगी, है ना, और हर बार आप कर दोगे आई को प्लस प्लस, और आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, तो आप यहाँ पर आकर SOP और उसके बाद में आप एरे ऑफ आई को प्रिंट करवा दोगे। SOP बोले तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, ऐसे चलता नहीं है, ये तो सिर्फ शॉर्टकट लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ, नहीं तो आप उसको चलाने की कोशिश करने लग जाओ, ठीक है। अरे भरोसा नहीं बच्चों का, लिख ही देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, प्रिंट ही लिखा मैंने, राइट, ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो ये तो मैंने ऐसा लिखा, ये सिंपली फॉर लूप है, लेकिन अब इसी को अगर मेरे को फॉर ईच लूप से करना है, अगर इसी को मेरे को फॉर ईच से करना है, तो फॉर ईच से कैसे होगा ये, तो फॉर ईच के केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आपने डेटा टाइप लिखा, क्योंकि आपका एरे जो है ना, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर टाइप के, आपने लिख लिया इंट, आपने यहाँ पे लिख लिया ELEMENT एलिमेंट,
और उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर आकर कॉलन, कॉलन के बाद में मैंने एरे का नाम लिख दिया। एरे का नाम क्या था? ARR। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है, ARR। ARR इज सिंपली माय एरे। अब ये मेरे पास मेरा एरे है, अब इस एरे में से एक एक एलिमेंट उठकर किस में जाएगा? उस एलिमेंट में जाएगा। कि ये एरे ऑफ 0th इंडेक्स का एलिमेंट उठकर गया उस एलिमेंट पे, और इसको आप यहाँ पर आकर क्या प्रिंट करवा दोगे? आप यहाँ पर आकर एलिमेंट को प्रिंट करवा दोगे। तो इससे होगा क्या कि वो ARR में से एक एलिमेंट उठकर एलिमेंट में गया और वो एलिमेंट को मैंने प्रिंट करवा दिया। दूसरा उठ कर गया, दूसरे को प्रिंट करवा दिया। तीसरा उठ कर गया, तीसरे को प्रिंट करवा दिया। चौथा उठ के गया, चौथे को प्रिंट करवा दिया। इसमें प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं, कंडीशन देने की जरूरत। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ इनिशियलाइज, कंडीशन, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, डायरेक्टली चल जाएगा। अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया ARR एलिमेंट, और एलिमेंट को मैंने प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली इसकी जगह भी अपन यहाँ पर ऐसा प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलाकर देख लेते हैं। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली ये कंपाइल हुआ। मैंने यहाँ पर इसको रन किया, सक्सेसफुली रन हुआ। मैंने लिखा 6, आप देखोगे ऐसा हो गया 2, 3, 8, 21, 432 और 678। सिर्फ वो प्रिंट करवाने का ही काम करेगा, यूजर से आप वैल्यू नहीं गेट कर पाओगे। मतलब उसके अंदर अगर आपको वैल्यू गेट करना है तो आप वैसे वो वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन ऐसे एरे में आप सोचे कि यार 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट की वैल्यू गेट करूं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब वो कैसे गेट करोगे, क्योंकि कहाँ तक चलाना है तो पता ही नहीं ना। वो तो ऑलरेडी जितना एलिमेंट से एज अ कंटेनर लूप की तरह काम कर रहा है, कि ऑलरेडी उसमें है, एक एक वैल्यू निकाल कर आप उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर इनिशियली हम उसको सिर्फ प्रिंट करवाने का काम कर रहे हैं। इसका यूज सिर्फ एरे पे ही है और कलेक्शन, ये मैंने लिखा ना यहाँ पर, ये या तो आप एरे में इसका यूज करोगे या फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क आगे आएगा, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। और सर ये जो वर्ड एलिमेंट के अलावा हम कुछ भी लिख सकते हो, तो वेरिएबल है, ये मैंने लिखा ना यहाँ पर, ये वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो। एलिमेंट लिखो, ABCD XYZ जो लिखना है वो लिखो। ज्यादा क्लियर है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आपका जो लॉजिक था वो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक था। बबल सॉर्ट की अगर अपन बात करें तो बबल सॉर्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना रहेगा, बस ये यहाँ पर ही चेंज होता है बबल सॉर्ट में, है ना। यहाँ पर ये आपका 0 वगैरह से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लेस देन साइज -1 हो जाता है आई थिंक, है ना। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि j इज लेस देन साइज -1 -i हो जाएगा, और इसको भी आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर दोगे, और फिर यहाँ पे नीचे एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j+1, है ना। ऐसा कुछ कंसेप्ट लगता है। आप एल्गोरिथम देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। या तो मैंने आपको एल्गोरिथम पढ़ाई थी ना स्टार्टिंग में, है ना। तो वो एल्गोरिथम मतलब क्या है कि एल्गोरिथम मतलब किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए इनिशियली लेवल पे एल्गोरिथम लिख दी जाती है ना, कि वो एल्गोरिथम आपको बनी बनाई मिल जाएगी। कि अब आपको क्या करना रहेगा, जैसे मैंने अगर आपको ऐसा बोला है कि इतने क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने बोला है कि यार आपको सॉर्टिंग का कंसेप्ट लगाना है। अब अगर आपको सॉर्टिंग का कंसेप्ट लगाना है, मतलब कि उसको छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर करना होता तो मैं वहां पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा देता, है ना, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता। अब मैंने आपको सिंपल सा ये बोला है कि मेरे पास में एरे है, तुम बस इसको सॉर्ट कर बताओ, तो जितने स्टूडेंट्स उतने लॉजिक लग सकते हैं। कोई सा भी लॉजिक लगा सकता है ना, जिसको जो समझ में आया। कोई हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है, कोई उसको एक एक छोड़कर कंपेयर कर रहा है, कोई हाफ हाफ में कंपेयर कर रहा है, या जो XYZ जिसका जो लॉजिक लगेगा उसने सबने लगा दिया, है ना। तो अगर 50 बच्चे क्लास में है तो 50 लॉजिक लगेंगे, डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि आप सभी को बबल सॉर्ट से ही सॉर्ट करना है, तो आप बताओ कितने लॉजिक लगेंगे? एक ही लॉजिक लगेगा। मतलब मैंने बबल सॉर्ट बोल दिया ना, तो आपको भी क्या लगाना है? बबल सॉर्ट। अब ये जो बबल सॉर्ट है, तो इसका लॉजिक तो आपको पता ही होना चाहिए ना। मैं कोई सा भी लॉजिक लगा के थोड़ी बोल सकता हूँ ये बबल सॉर्ट है। आपको पहले बबल सॉर्ट पता भी तो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसका लॉजिक देखना ही पड़ेगा और माइंड में रखना ही पड़ेगा। मैंने आपको बोला पाइथागोरस थ्योरम बताओ, तो तुम क्या थ्योरम बताओगे? मन से कुछ भी बोल दोगे क्या? नहीं, तुम पहले एक बार देखोगे,
फिर उसको याद रखोगे और फिर हर बार वही बताओगे, मतलब याद रखना पड़ेगा ना, माइंड में आपको चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगी, रखना पड़ेगी। सिमिलरली बबल सॉर्ट जो है आपको उसका एल्गोरिथम देखना पड़ेगा और लॉजिक आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। ये अगर नाम से कोई चीज सॉर्ट करने के लिए बोली है तो उसका लॉजिक इन एडवांस आपको सर्च करके माइंड में रखना ही पड़ेगा। मर्ज सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट क्या होता है, तो आप इसके एल्गोरिथम देखोगे, आप उसको माइंड में रखोगे। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो जितने भी अपन ने कंसेप्ट्स देखे, एग्जांपल्स देखे, है ना, आई थिंक ये 16 एग्जांपल जो अपन ने देखे, ये वन डायमेंशनल एरे के एग्जांपल्स अपन ने देखे, है ना। इसके असाइनमेंट के मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, तो आप उनको और इंप्लीमेंट करेंगे तो चीजें और इंप्लीमेंट होते जाएगी, है ना। अब इसी के बाद में अगर अपन बात करें तो फिर आपके पास में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट है आपके टू डायमेंशनल एरे का। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास में आता है वो कंसेप्ट किसका है, आपके टू डायमेंशनल एरे का। वन डायमेंशनल मतलब सिंपली आप वन डायमेंशनल पे काम करते थे, है ना, एक ही रो पे, है ना। बोलने को डायग्रामेटिक फॉर्म में तो वो एक रो रहती है, लेकिन ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं मेमोरी में कैसे लोकेट होते हैं वो डिपेंड करता है ना। वो एक रो में जा रहे हैं, वो एक कॉलम में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें कि वन डायमेंशनल के बाद में आता है आपके पास में टू डायमेंशनल एरे। अब टू डायमेंशनल एरे किस पे काम करेगा, मैट्रिक्स, रो और कॉलम के बेसिस पे काम करेगा। रो और कॉलम बोले तो जिसमें एक से ज्यादा रो होगी, है ना, और एक से ज्यादा कॉलम होंगे, मतलब डिपेंड करेगा, है ना, तभी वो आपका 2D एरे बनेगा, है ना। तो अब उस केस में अगर अपन बात करें तो एक थोड़ा सा मैं सिर्फ ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, बाकी इसको और डिटेल में और इसके एग्जांपल्स अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में अगर मैं बात करूँ टू डायमेंशनल एरे की, ठीक है। तो टू डायमेंशनल एरे मतलब क्या होता है, तो ये टू डायमेंशनल एरे बेसिकली काम करता है आपके ग्रिड सिस्टम पे, वर्क्स ऑन ग्रिड सिस्टम। अभी ग्रिड सिस्टम क्या होता है, तो ग्रिड सिस्टम मतलब आप ऐसा बोल सकते हो रोज एंड कॉलम्स, है ना। ग्रिड सिस्टम मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे रोज और कॉलम्स। अब ये रोज एंड कॉलम्स मतलब क्या, तो रोज एंड कॉलम्स मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो ये होगी आपके पास में आपकी रो, है ना, रो 1, रो 2, रो 3, और ये क्या होगा आपके पास में कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। अब यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग की बात करें अगर अपन, है ना, तो इंडेक्सिंग के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो अब इसकी इंडेक्सिंग की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि इसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी, इसकी 1 से स्टार्ट होगी, इसकी 2 से स्टार्ट होगी, इसकी भी यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी। तो फिर अब अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या आएगा, तो 0 0 0 1 और 0 2, यहाँ पे कितना आएगा 1 0 1 1 और 1 2, यहाँ कितना आएगा 2 0 2 1 और 2 2। ये क्या है, इंडेक्सिंग है ना। ये हरे में क्या लिखा है, ग्रीन कलर में मैंने क्या लिखा है, ये इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें कि अब इससे क्या समझ में आया, तो ध्यान से देखना, इससे एक चीज ये समझ में आई है कि जब आई मतलब जब रो 0 होगा, है ना, यहाँ पे देखना ये क्या है, ये 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो जब ये 0 होगा तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। फिर जब उसके बाद में यहाँ पर ये कितना है, 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो जब ये 1 होगा तो कितना मिल रहा है, 0, फिर 1 और फिर 2, फिर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो आप क्या बोलेंगे, जब 2 होगा तो ये 0, फिर 1 और फिर 2। तो इसका मतलब एक चीज आपको ये भी क्लियर हुई होगी यहाँ पे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो एक लूप तो इसके लिए चलेगा, और फिर ये 0 1 2 0 1 2 और 0 1 2 है, तो एक लूप इसके लिए चलेगा। नेस्टेड लूप पढ़ा था ना आपने, मतलब आउटर लूप के रिस्पेक्ट में इनर लूप n नंबर ऑफ टाइम्स चलता है,
तो जब वो 0 होगा तो 0 1 2 एक बार चलेगा, जब वो 1 होगा तो फिर 0 1 2 चलेगा, और जब 2 होगा तो फिर से 0 1 2 चलेगा। तो इसका मतलब मेरे को ये चीज समझ में आई है कि यहाँ पर मेरे को दो फॉर लूप लगाना रहेंगे, एक फॉर i इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन कहाँ तक जाऊंगा, रो तक, हर बार करूंगा i को क्या प्लस प्लस, और इसके अंदर आके फिर अपन एक और लूप लगाएंगे जिसमें अपन क्या लिखेंगे, j इक्वल्स टू, वो भी स्टार्टिंग तो 0 से ही हो रहा है, जाएंगे कहाँ तक, कॉलम तक, और हर बार क्या करेंगे, j को प्लस प्लस। क्लियर है? और अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर एरे डिक्लेयर कैसे होगा, तो एरे को डिक्लेयर अगर आपको करना है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू, और न्यू के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इंट, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे रो, और यहाँ पे क्या लिखोगे कॉलम। हाँ, आपको तो जो नाम लिखना है आप बोले नाम लिखोगे। क्लियर है? और अब उसके बाद में अगर आपको यूजर से वैल्यू गेट करना है तो आप sc.nextInt वाला कंसेप्ट लगाओगे, और अगर प्रिंट करवाना है तो एरे ऑफ ij को प्रिंट करवाओगे। यहाँ पर इसके अंदर अगर आपको वैल्यू गेट करना है तो आप क्या लिखेंगे, एरे ऑफ i और j। अब या तो आप इसको क्या करवा सकते हो, या तो आप इसको SOP मतलब डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और अगर इसकी जगह आपको वैल्यू गेट करना है तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, एरे ऑफ ij इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, sc डॉट नेक्स्ट। ये क्या होगा, प्रिंट करवाने के लिए, और वैल्यू गेट करना है तो आप ये ऐसा लगा दो। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसा करोगे, है ना। अपन एक बार में एक करते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक, ये सभी को समझ में आया? ठीक है, तो फिर इसके एग्जांपल अपन देखते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बस ये एरे का टॉपिक और है ऐसा, है ना, कि ये एरे का टॉपिक अगर खत्म हो जाएगा आपका तो जितने भी तक अपने कोर कंसेप्ट चल रहे थे, कोर कंसेप्ट मतलब जो बेसिक प्रोग्रामिंग वाले थे, है ना, कि अगर आपने सी नहीं भी पढ़ा हो और इतना भी अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो ये वो वाला कंसेप्ट अभी आपका खत्म होता है, मतलब एरे अभी जब खत्म होगा तो उसके बाद में 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, और फिर उसके बाद में एक्चुअल में आपके जावा के कंसेप्ट स्टार्ट होंगे, उप्स के कंसेप्ट, कि उसमें फंक्शन कैसे बनाते हैं, है ना, और बाकी की क्या फंक्शनलिटी जो जावा में नया है वो सारी चीजें। ये अभी तक जितना भी आपने देखा हुआ है वो सारी चीजें आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, भले ही वो सी हो, C++ हो, पाइथन हो, .NET हो, किसी में भी कर सकते हो, राइट। तो इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज का सेशन फिर अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं।